हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 1। और चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 1 से में स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे चिकित्सा स्थान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और आज हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर 1 का पाद 1। मैं पाद 1 क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो आपका चरक चिकित्सा स्थान है उसमें टोटल 30 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 30 अध्याय मिलेंगे। और जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, उसमें क्या है कि 4 सब चैप्टर्स हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर 1 में, तो उसमें 4 सब चैप्टर रहेंगे। चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, जिनको हम कहेंगे पाद। तो 4 पाद मिलते हैं। जैसे पहला चैप्टर है हमारा रसायन, तो इस रसायन में क्या है, चैप्टर 1 है, लेकिन इसके 4 सब चैप्टर्स हैं या पाद मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो इसके 4 पाद अथवा उप अध्याय हैं। तो रसायन चिकित्सा में जो पहला चैप्टर है उसमें क्या है, 4 पाद, या हम कह सकते हैं उप अध्याय या सब चैप्टर्स कह सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में ऐसा देखने को मिलेगा और चैप्टर नंबर 2 में ऐसा देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर नंबर 1 में जो है टोटल 63 योगों का वर्णन मिलता है, जिसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग पाद में अलग अलग योग बताए गए। तो टोटल कितने योग बताए गए फर्स्ट चैप्टर में, 63 योग बताए गए हैं, जो अलग अलग पाद में अलग अलग मिलेंगे। जैसे अब मैंने कहा ना आपको कि पहले चैप्टर में कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। तो उन 4 पाद का नाम क्या है आपको याद करना है, आपका से। ठीक है। तो ए से पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा अभय आम्लकी अध्याय। ठीक है, अभय आम्लकी रसायन। तो 1.1 क्या है हमारा, अभय आम्लकी, जहां पर 6 योगों का वर्णन मिलेगा, मतलब 6 योग के बारे में बताया गया है। दूसरा है प्राण काम्य अध्याय। तो अब पी से याद रखेंगे हम प्राण काम्य अध्याय, और इसमें हमें 37 योग का वर्णन मिलेगा। इसी तरह तीसरा जो पाद होगा हमारा वो होगा करपचित्य, जिसको हम के से याद करेंगे। और लास्ट हमारा ए से याद रखेंगे आयुर्वेद समुत्थान्य। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर जो है 1.3 या पाद 3 में क्या मिलेगा, 16 योग हैं, और पाद 4 में 4 योगों का वर्णन मिलेगा। तो टोटल हमारे पास 63 योग यहाँ पे मिलेंगे, या 63 फॉर्मुलेशंस का वर्णन मिलेगा चैप्टर 1 में। तो यहाँ पर चैप्टर ये कौन सा होगा, ये होगा चैप्टर 1.1, या हम कह सकते हैं अध्याय 1 पाद 1। ये होगा चैप्टर 1.2, या हम कह सकते हैं अध्याय 1 पाद 2। ये होगा चैप्टर 1.3 अध्याय 1 चैप्टर पाद पाद 3। और ये होगा अध्याय 1 पाद नंबर 4। तो सबसे पहला अध्याय कौन सा, पहला अध्याय कौन सा रहेगा या पहला पाद कौन सा रहेगा, अध्याय रहेगा हमारा रसायन अध्याय। ठीक है। और पाद रहेगा कौन सा हमारा, अभय आम्लकी। तो सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, अभय आम्लकी पाद के बारे में। ठीक है। और बेसिक बात थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जो रसायन है उसका वर्णन जो है आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में ही मिलेगा, कि चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है। लेकिन जो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह है आचार्य वाग्भट, उन्होंने कहाँ पे वर्णन किया है, उत्तर स्थान में चिकित्सा का या रसायन का वर्णन मिलता है, सॉरी। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा रसायन है, जो हमारा चैप्टर 1 है, उसका पाद 1 जिसका नाम है अभय आम्लकी रसायन पादम। तो यहाँ पे देखो पाद कहा गया है, अध्याय नहीं कहा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर है, ये जो पाद है, उसमें हमें भेषज के पर्याय बताए गए। तो भेषज के कितने पर्याय होते हैं, टोटल 9 पर्याय होते हैं। यहाँ पे उसको मतलब 9 का नाम नहीं दिया गया, मतलब नाम दिया गया है, संख्या नहीं दी गई, जिसको हम काउंट करके 9 बात करते हैं। जैसे कौन कौन से, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम पर्याश्चितम परशमन प्रकृति स्थापनम हितम। ये जो है भेषज के कितने 9 पर्याय कहे गए। जब काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 to 9 यहाँ पे इसके सिनोनियम्स रहेंगे। तो भेषज के कितने पर्याय कहे गए, 9 पर्याय कहे गए। पहला है चिकित्सा, मतलब भेषज क्या होता है, जिसके द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। तो इसका एक पर्याय क्या होगा, चिकित्सा होगा। व्याधिहरम मतलब व्याधि को हरने वाला होता है। पथ्य मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए या जिसका सेवन करना पथ्य हो। साधन मतलब ये चिकित्सा में उपयोगी होता है या चिकित्सा का साधन होता है। औषध मतलब ये हमारी औषधीय ग्रहण जो है गुण को ग्रहण करता है। प्रायश्चितम मतलब जो हमारे जो है जैसे कह सकते हैं पाप का जो है वो प्रायश्चित करता है, इसीलिए हम कहते हैं प्रायश्चितम। परशमन का मतलब क्या है, जो दोष बढ़े हुए हैं उनको शमन करता है। प्रकृति को स्थापित करता है। प्रकृति स्थापना मतलब प्रकृति आपको पता है क्या होती है, जब दोष समावस्था में होता है वही उसकी प्रकृति होती है। विकृति क्या होती है, अगर कोई भी यहाँ पे दोषों में विषमता आती है तो उसको विकृति, मतलब हमारी जो प्रकृति है उसको मेंटेन किए रखता है। और हम इसका उपयोग कैसा होता है, हितकारी होता है या गुणकारी होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हितम कहा गया, हित कहा गया। तो यहाँ पे
कितने 9 पर्याय चिकित्सा यहाँ पे भेषज के बताए गए हैं। ये तो पर्याय की बात हो गई। भेषज के 2 भेद होते हैं, भेषजम द्विविधम च तथा स्वस्थस्य ओजकरम किंचित किंचित आतुरस्य रोगनुत। मतलब क्या कहा गया है? यहाँ पे 2 भेद कहे गए हैं। पहला है स्वस्थस्य ओजस्कर, मतलब जो स्वस्थ रोग है, जो स्वस्थ है, ठीक है? जो पुरुष स्वस्थ है मतलब रोगी नहीं है, उसमें क्या करना, या तो बल को बढ़ाना, ठीक है? बल बढ़ाने वाला है, तो वो होगा हमारा, वो भी भेषज कहलाएगा। दूसरा है आतुरस्य रोगनुत, मतलब क्या है, जो आतुर है उसके रोग को नाश करने वाला। तो ये 2 प्रकार बताए गए। पहला है स्वस्थस्य ओजकर, मतलब स्वस्थ व्यक्ति की ऊर्जा या शक्ति बढ़ाने वाला, ठीक है? आतुरस्य अनुगत, मतलब क्या होगा, रोगी व्यक्ति जो है उसका रोग का नाश करने वाला होता है। तो भेषज के पर्याय कितने हो गए? 9। और भेद कितने हो गए? भेषज के भेद होते हैं 2। अब ये तो हो गया भेषज। अब एक होता है अभेषज, मतलब जो भेषज नहीं है या भेषज के विपरीत है। अब अभेषज के भी 2 पर्याय, 2 भेद होते हैं। पहला है अभेषजम च द्विविधम, मतलब कौन-कौन से हैं? बाधन और सा अनुबाधन, ठीक है? तो 2 भेद यहाँ पे गए हैं। कुछ द्रव्य वात आदि धातु को दूषित करने वाले होते हैं, वही द्रव्य क्या कहलाते हैं? अभेषज कहे जाते हैं। भेषज के अपोजिट जो होगा, यहाँ पे क्या करेगा? धातुओं को या दोषों को दूषित करेगा, वो कहलाएगा अभेषज। अब ये अभेषज 2 प्रकार का है, बाधन और सानुबाधन। बाधन देखो अभी जैसे हमने पढ़ा ना, भेषज क्या है? जो रोग भय को दूर करता है वो भेषज, और जो रोग भय को दूर ना करता हो वो कहलाएगा अभेषज। अब यहाँ पे 2 भेद हैं, पहला बाधन, दूसरा है सानुबाधन। तो बाधन क्या है कि जो एकदम से क्या करेगा? मृत्यु, जिसका तुमने सेवन किया और एकदम से मृत्यु हो गई, जैसे विष की बात करते हैं, तो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे और अल्प उपद्रव, जैसे विष सद्य प्राण, मतलब क्या होगा? अल्प उपद्रव क्यों है? कॉम्प्लिकेशंस क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एकदम ही मार रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। तुमने सेवन किया और तुम्हारी डेथ हो गई, है ना, कुछ समय बाद। जैसे विष, तो ये क्या है? सद्य प्राणहरण होता है, एकदम से प्राण को हरने वाला होता है। दूसरा है सा अनुबाधन, मतलब जो कालांतर में रोग उत्पन्न करता है। जैसे आपने दूषित विष किया होगा, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो? किसी का सेवन कर रहे हो, विष का सेवन कर रहे हो, जैसे टॉक्सिन्स हो गए कुछ भी, तो वो बाद में जाके लंबे समय बाद क्या करेगा? वहाँ पे जाके रोग उत्पन्न करेगा, ठीक है? और यहाँ पे उपद्रव वगैरह बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, जैसे कुष्ठ आदि क्या होगा? ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, पहला चैप्टर है रसायन, दूसरा चैप्टर जो पढ़ोगे इसमें वो है वाजीकरण अध्याय। तो रसायन और वाजीकरण के बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा मिलता है। जो औषधि स्वस्थ व्यक्ति में ओरजिस्कर होती हैं, यानी कि ओज का प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाली होती हैं, वही प्रायःवृश्य और वही रसायन होती है। तो रसायन क्या है? वाजीकरण क्या है? जो क्या करती है? ओज को बढ़ाने वाली होती है, वही क्या है? रसायन और वाजीकरण है। तो द्वितीय औषधीय प्राय रोगों का शांत करने वाली मानी जाती हैं। और दूसरी कौन-सी होती हैं? पहली होती हैं, देखो 2 भेद यहाँ पे फिर से, मतलब अगर बात करो तो वो हो गए। पहला होगा या तो रसायन या वाजीकरण, ठीक है? ये किस में आ जाएगा? रसायन और वाजीकरण। ये है स्वस्थ व्यक्ति के लिए हो गया। हमने पढ़ा ना यहाँ पे, देखो हमने अभी 2 भेद पढ़े थे, कौन-कौन सा था? स्वस्थस्य ओजस्कर, और ये था दूसरा हमारा आतरस्य रोगानुगत, ठीक है? तो यहाँ पे रोगानुत क्या है? दूसरी क्या होती है? रोगों का नाश करने वाली होती है, तो यहाँ पे यही है। तो रसायन और वाजीकरण क्या है? ये है स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे इस बात को भी अगर एक बात कर सकते हैं कि आचार्य ने यहाँ पे रिमाइंड करा है कि तुम्हें जो है रसायन का प्रयोग किसमें करना है, ठीक है? अब रसायन के गुण क्या होते हैं? दीर्घम आयु स्मृति, मेधा आरोग्य तरुण भया, प्रभा वर्ण स्वर्ण उदार्य, देह इंद्रिय बलापरम, वाक् सिद्धि प्रणति, कांति लभते ना रसायनात्, लाभोपायो ही शस्त्रानाम रस आदि नाम रसायनम। मतलब क्या कहा गया? दीर्घम आयु स्मृति, तो जो दीर्घ आयु, स्मरण शक्ति, मेधा, आरोग्य, तरुण अवस्था, प्रभा, वर्ण और स्वर का उदार करता है, या मेधा आरोग्यम तरुण वया, प्रभा, वर्ण, स्वर उदार है, तो इन सब का उदार करता है। और देह इंद्रिय बलम परम, मतलब इंद्रियों को बल प्रदान करता है, तो देह और इंद्रियों को उत्तम बल प्राप्ति करता है। वाक सिद्धि प्रणति, वाक सिद्धि करता है, और नम्रता, कांति, लभते ना रसायनात, ये इन सब को देने वाला होता है, ठीक है? लाभोपायो ही शस्ता नाम रस आदि नाम रसायनत, और उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है वो क्या है? रसायन। ये यहाँ पे कहा गया लाभोपायो ही शस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम, मतलब जो उत्तम रस आदि धातु को जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वो हमारा रसायन होता है, ठीक है? यहाँ तक हमने बात की है। अब हम बात करते हैं वाजीकरण की परिभाषा क्या होगी। तो रसायन की परिभाषा तो हमने यहाँ पे देखो, भले ही चैप्टर सेकंड में वाजीकरण होगा, लेकिन बात इसकी जो वाजीकरण की डेफिनेशन है या परिभाषा है वो यहाँ पर ही
बता दी गई है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो वाजीकरण क्या होता है, जो भेषज क्या है, अपत्य है, मतलब क्या है, संतान का विस्तार करने वाले होते हैं, जिसके द्वारा मतलब जिसके सेवन से क्या होगा, संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक है, जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष उत्पन्न करता हो वो वाजीकरण कहलाएगा। भेषज सेवन से अप्रतिहत वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ, मतलब वाजीकरण औषधियाँ क्या होते हैं, जिनको सेवन करने के बाद क्या हो जाए, मनुष्य घोड़े के समान बलवान हो जाता है, मैथुन करने में समर्थ हो जाता है। स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय होती है, जाहिर सी बात है, और शरीर में रस, रक्त, दात, मादी मांस आदि धातु की वृद्धि कराती है। यह वृद्ध अवस्था होने पर भी शुक्र का क्षय नहीं होने देती। ये बात इसके बारे में कही गई, ये बात कही गई वाजीकरण औषधियों के बारे में। ठीक है, वाजीकरण के बारे में, मनुष्य चैत्य वृक्ष के समान अनेक शाखा वाले वृक्ष समान दिखता है। जैसे क्या होता है, वृक्ष के पास बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसी तरह जो वाजीकरण का सेवन करता है उसके बहुत सारी संतान होती है, तो वो उस वृक्ष के समान दिखता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा शाखाएं होती हैं। बहु मत आचार्य अनेक लोगों द्वारा पूजा जाता है, क्योंकि बहुत सारी संतान होते हैं तो लोग उसको पूजते हैं। वाजीकरण संतान उत्पत्ति में मूल बताया गया है। तो संतान की अगर उत्पत्ति कराना है तो सबसे बेस्ट क्या है, वाजीकरण है। और औषध सेवन से क्या होगा, यश, श्री, बल और पुष्टि की वृद्धि होती है। तो अगर आप वाजीकरण औषधियों का सेवन करते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा, यश मिलेगा, श्री, बल और पुष्टि इन सब की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये वाजीकरण के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक डेफिनेशन या तुम कह सकते हो इंट्रोडक्शन भी मिलता है। अब हम बात करते हैं रसायन के प्रकरण, मतलब दो किस टाइप से रसायन का यूज़ किया जाता है। तो जैसे या आप देखो, जब भी आप किसी पेशेंट को करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, या तो उसका आईपीडी बेसिस पे करते हो या ओपीडी बेसिस पे करते हो, या तो उसको क्या करते हो, उसको अस्पताल में भर्ती करके करते हो, या फिर उसको क्या करते हो, ओपीडी से मतलब मेडिसिन लेके घर पे भेज देते हो। तो यहाँ पे भी दो टाइप के बताए गए हैं। कौन से बताए गए हैं, कुटी प्रावेशिक और वातात्पिक मेवचा। तो क्या कौन से बताए गए, कुटी प्रावेशिक और दूसरा बताया गया वातात्पिक, मतलब आईपीडी बेसिस पे या फिर ओपीडी बेसिस पे। वातात्पिक का मतलब क्या है कि जो रोगी है वो मेडिसिन लेगा और वात वगैरह में, मतलब वातादिपिक मतलब क्या है कि वो धूप वगैरह का सेवन करेगा, मतलब जो है औषधि लेगा और औषधि लेने के बाद क्या करेगा, खाएगा उसको, आराम से बाहर से घूम सकता है। और दूसरा है कुटी प्रावेशिक, मतलब उसको आईपीडी बेसिस पे ही उसको क्या करना है, वहाँ पे एडमिट करना है। ठीक है, अब कुटी की निर्माण, तो आईपीडी जो है, मतलब जहाँ पे कुटी प्रावेशिक है, मतलब आईपीडी कह सकते हो आज के टाइम पे कोलेट करके, तो उसको निर्माण कैसे करना है। तो जो कुटी होगी, आईपीडी होगी, वो कहाँ पे होगी, पूर्व या उत्तर दिशा की उत्तम भूमि में होगी। मान लो सपोज करो ये तुम्हारा एक क्लिनिक है, इसमें जो ओपीडी होगी वो कहाँ होगी, यहाँ पर पूर्व और उत्तर दिशा में लोकेटेड होगी। ठीक है, कुटी जो होगी त्रिगर्भा, और एक ग्रह के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा ग्रह हो, छोटे जरों के युक्त, मतलब कैसे बताया गया, मान लो ये एक तुम्हारी क्लिनिक है, इसके बिल्कुल ये दूसरी लेयर और इसके अंदर है तीसरी लेयर, मतलब क्या है कि त्रिगर्भा है, ये तीन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, त्रिगर्भा। और यहाँ पर हमारा यहाँ रहेगा रोगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, छोटे जरों के युक्त होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, छोटे से वेंटिलेशंस होंगे। ठीक है, ये वेंटिलेशन का भी इंतज़ाम तुम्हें करना है। अब ये तो कुटी की बात हो गई, कुटी कहाँ पे होगी, उसका क्या निर्माण विधि रहेगी। अब उसमें जो प्रवेश करना है वो क्या करना, कब करना है, तो सूर्य उत्तरायण हो, मतलब क्या हो, आदान काल हो। ठीक है, ये कैसा हो, आदान काल। तो आदान काल में क्यों एंटर करा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही क्या रहता है, मनुष्य का बल क्या रहता है, क्षीण रहता है। तो इस टाइम पे ही उसको क्या है, रसायन की ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्ल पक्ष है, तिथि और नक्षत्र, शुक्ल पक्ष तिथि नक्षत्र और उत्तम शुभ मुहूर्त देखकर क्या करना चाहिए, कुटी में प्रवेश करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है कि कुटी में कब प्रवेश करना है। ठीक है, जब कुटी में प्रवेश करने से पहले क्या करना है, कुटी प्रवेश से पहले क्या करना है, संशोधन औषधियों को पिलाना है और शुद्धि करा लेनी है, और उसके बाद क्या करना है, पूर्ण बल प्राप्ति के बाद क्या करना है, रसायन का सेवन करना है। मतलब क्या करना है, पहले उसको संशोधन औषधि पिलानी है, उसका संसर्जन कर्म वगैरह करा लेना है, देन उसके बाद उसको क्या करना है, आईपीडी हमारी कुटी में प्रवेश कराना है, तब उसको रसायन का सेवन कराना है। ये बात यहाँ पे रसायन में कि किस तरह से उसकी विधि क्या है, वो बात यहाँ पे की गई है। संशोधन औषधि, अब सबसे बेस्ट संशोधन औषध कौन सी है, हरित की आदि चूर्ण का यहाँ पे वर्णन बताया गया। घटक द्रव्य क्या रहेंगे, सम मात्रा में हरित की, आम्ल की, विडंग, शुंठी, पिपली, मचा, हरिद्रा और सैंधव लेना है, इनको उष्ण जल से देना है, तो क्या होगा, उसका संशोधन हो जाएगा। और संशोधन के पश्चात क्या कराना है, संसर्जन कर्म कराना है। ये संसर्जन कर्म आपने पहले भी चैप्टर 13 में सूत्र स्थान में पढ़ा होगा।
ठीक है। इसके बाद अगर हीन शुद्धि करानी है तो कितने दिन तक कराना है, 3 दिन तक संसर्जन कराना है अगर हीन शुद्धि कराइए, मध्यम में 5 दिन और प्रवर शुद्धि के लिए 7 दिन तक बताया गया। रसायन कोष्ठ, तो रसायन सेवन कराना है जब शुद्धि हो जाए, शुद्धि कोष्ठ हो जाए, तब उसके बाद या शुद्धि कोष्ठ के बाद ही रसायन का सेवन कराना है। ठीक है। अब यहाँ पे हरितकी आदि चूर्ण का वर्णन आया, तो अभी जब में हरितकी का भी यहाँ पे वर्णन मिलेगा, हरितकी के गुण क्या रहेंगे। तो हरितकी के क्या गुण हैं देखो, हरितकी पंच रसम उष्णम अलवणा शिवाम दोष अनुलोमनी लघवी विद्या दीपनी पाचनी दीपन पाचनम आयुषा पौष्टिकी धन्याम वैसा स्थापनी पराम सर्व रोगा परशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान। मतलब क्या है, हरित की पंच रसम उष्णाम, तो क्या है, लवण रहित 5 रस युक्त होते हैं। अलवणाम, ये बताया ना, लवण रहित मतलब लवण रस को छोड़ के 5 रस होते हैं। उष्णा मतलब उष्ण वीर्य वाली होती है, और शिवम मतलब कल्याणकारी होती है। दोष अनुलोमनी मतलब दोषों का अनुलोमन करती है। लघवी विद्या दीपनी लघु होती है, दीपन और पाचन कराने वाली होती है। ठीक है। आयुषा पौष्टिकी धन्याम वैसा स्थापनी सभी रोगों को शांत करती है। बुद्धि और इंद्रियों को बल प्रदान करने वाली होती है। बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम स्मरण शक्ति और बुद्धि को वैमोह को हरित की शीघ्र दूर करने वाली होती है। ठीक है। तो ये हमारे हरित के गुण बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक हो सकता है। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ज़रूरी रहेगा। जैसे अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो कौन-कौन से श्लोक हैं मैं एक बार बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट श्लोक यही रहेगा हमारा भेषज के पर्याय, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक रहेगा। ठीक है। भेषज के भेद का श्लोक आप याद कर सकते हो, कौन-कौन से, स्वस्तिस्य ओजस्कर और आतुरस्य रोगनुत। ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे ये रहेगा, तीसरा हमारा रहेगा रसायन के गुण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक रहेगा हमारा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये यहाँ पे रसायन की अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कितनी विधि बताए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमने पढ़ा हरितकी के गुण, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हरितकी की 7 जाति, तो सबने पढ़ा होगा द्रव्य गुण में भी कि हरितकी की 7 जातियां होती हैं। कौन कौन से, विजय रोहिणी चेव चेव पूतना, तो कौन कौन से, विजय रोहिणी पूतना च अमृता अभया, तो अमृता है और अभय है। ठीक है। जीवंती चेतकी और क्या है, पथ्य सप्त जाते हैं, तो कौन कौन से, विजया रोहिणी पूतना अमृता अभय जीवंती और चेतकी। ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 जातियां कौन कौन सी हैं, विजया रोहिणी पूतना अमृत अभय जीवंती और चेतकी, यहाँ पे 7 टाइप के हरितकी बताए गए। ये कुछ पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर लेते हैं कि हरितकी का किस अवस्था में सेवन करना है। आचार्य भाव प्रकाश ने बताया, अगर हरितकी को चबाकर खाओगे तो अग्नि का वर्धन करेगी, पीस कर अगर सेवन करोगे तो मल का शोधन करती है, उबाल कर अगर सेवन करो, अगर भून के खाओगे तो त्रिदोष अनुगत बताए गए। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके वर्णन, मतलब हरितकी के पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हरितकी के योग, तो अयोग्य कौन है, तो हरितकी का सेवन किसको कराना है, अजीर्ण रोगी, रूक्ष भोजन करने वाले, अधिक मैथुन, मदिरा पान या विष सेवन से शरीर जिनका कृश हो गया, जो भूख प्यास और गर्मी से पीड़ित है, इनको सेवन नहीं कराना है। ठीक है। तो यहाँ पर हरितकी के अयोग्य कर सकते हो आप। ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा, आमलकी के गुण। आमलकी का क्या है, गुण और कर्म क्या है, आमलकी हरितकी के समान ही गुण वाली होती है, लेकिन वीर्य में कैसी होती है, विपरीत होती है। हरितकी का वीर्य क्या था पढ़ा हमने, उष्ण और उष्ण वीर्य पढ़ा, और आमलकी का वीर्य कैसा होता है, शीत वीर्य वाली होती है। तो यहाँ पे हरित के और आमलिके के बारे में वर्णन था। अब हम बात करते हैं अपने योग के बारे में। तो इस चैप्टर में हमें कितने योग पढ़ने हैं, टोटल 6 योग पढ़ने हैं। जैसा आपने यहाँ पे देखा होगा स्टार्टिंग में कितने योग हैं, पहले अध्याय जो पाद है उसमें कितने योग हैं, 6 योग हैं। कौन कौन से 6 योग हैं वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सा है, पहला है हमारा, पहला रहेगा प्रथम ब्रह्म रसायन। तो ब्रह्म रसायन में प्रथम में क्या होगा, देखो सबसे पहले घटक द्रव्य की बात करते हैं, तो आपको पंचमूल लेने हैं, पांचों पंचमूल लेने हैं। कौन कौन से 5 पंचमूल लेने हैं, लघु पंचमूल, वृत्त पंचमूल, तृण पंचमूल, मध्यम पंचमूल और जीवनीय पंचमूल। तो इन सब को लेना है, और सब कितने लेना है, 10-10 पल। तो एक पंचमूल मतलब लघु पंचमूल में कितने, 5 द्रव्य आएंगे, तो जो 5 है ये कितना लेना है, 10 पल लेना है। तो एक द्रव्य कितना होगा, 2 पल लेना है। तो इस तरह से आपको पंचमूल, और हर एक पंचमूल 10 पल लेना है। हरित की लेनी है 1000 और आम्ल की लेनी है 3000। सीता लेनी है
मधु लेना है और तेल लेना है, घृत लेना है। तो इन सब का क्या करना है, पहले तो जो क्वाथ वगैरह क्वाथ बना लेना है, 10 गुना जल में पाक करते हैं, दशम भाग अवशेष रहने पर ताम्र के पात्र में अग्नि में पाक करते हैं। तो जो क्वाथ द्रव्य है, दशमूल का क्वाथ बनाना है, उसमें हरितकी वगैरह डाल क्या करना है, मंद अग्नि पर तांबे के पात्र में पाक करना है। ये इस तरह से इसकी पाक विधि बताई गई, और इसकी जो सेवन मात्रा है वो कितनी है, इतनी मात्रा में प्रयोग किया जाए जिसमें भोजन मात्रा में रुकावट ना हो। मतलब जितना आप खाना खाते थे वो खाना आप खा सको, इतनी मात्रा में आपको लेना है। औषधि के पाक पश्चात, मतलब पच जाए औषधि तो क्या करना है, षष्टिक भात का गो दूध के साथ सेवन करना है। मतलब ये आपका आहार रहेगा, ठीक है। मेन बात यहाँ पे क्या रहेगी कि कैसे हमें कौन कौन से घटक द्रव्य और कहाँ पे किस कौन से पात्र में बनाया जाता है, तो ये याद रखने का। हो सकता है कि किसमें, तांबे के पात्र में आपको बनाना है। इसके बाद दूसरा है द्वितीय ब्रह्म रसायन। तो द्वितीय ब्रह्म रसायन में क्या करते हैं हम, 1000 आम्लकी लेनी है, गो दूध के साथ पहले पिष्ट स्वेदन में कर लेना है। मतलब जो है गाय के दूध में उनको 1000 आम्ली को उबालना है, और उबालने के बाद क्या करना है, गुठली निकालकर छाया में रखकर सुखा लेना है। तो जो 1000 आपने आंवला जिनका स्वेदन कराया है उनको छाया में रख के सुखा के उनका चूर्ण कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, 1000 आंवले के स्वरस से उसका मर्दन करना है। मतलब जो चूर्ण बनाया है उस चूर्ण का 1000 आंवले से मर्दन करना है, और बाद में 22 औषध द्रव्य और यहाँ पे बताए गए हैं जिनका नाम याद करना नेसेसरी नहीं है, वो मैंने 22 ही यहाँ पे लिख दिया, उनका चूर्ण मिलाना है। तो 22 पहले आंवले का चूर्ण बनाना है, जिसको आंवले को हमने 1000 आंवले के स्वरस से मर्दन किया है, भावित किया है, और 22 जो है औषध द्रव्य है उनका चूर्ण मिलाकर, मतलब या तो एक साथ इन सबका चूर्ण मिलाकर, जो आंवले हैं उनका और 22 द्रव्य है उनका चूर्ण मिलाकर 1000 आंवले की भावना देनी है। द्विगुण मात्रा में गो दूध और मधु मिलाना है। तो जितना तुमने ये बनेगा उसका 2 गुना मात्रा में गाय का घी और मधु मिलाकर उसको चूर्ण बनाकर घृत भावित, अब क्या करना है कि एक मट्टी का घड़ा लेना है जिसके अंदर घी लगा होगा, उसमें भरकर रख देना है, और रखने के बाद इसका बंद कर देना है मुंह जो घड़े का है, और भूमि में 15 दिन के लिए गाड़ देना है। जो भी तुमने बनाया उसको 15 दिन के लिए गाड़ देना है। 15 दिन बाद क्या करना है, उसको निकाल कर उसमें स्वर्ण की भस्म, रजत, ताम्र, लौह और परवालिन पांचों भस्मों को अष्टमांश, मतलब 1/8 जो भी बना है उसका 1/8 भाग मिलाकर क्या करना है, इसको रख लेना है, स्टोर करना है। अब इसको पेशेंट को देना कैसे है, आईपीडी बेसिस पे देना है, ओपीडी बेसिस पे। तो इसकी जो विधि बताई गई है वो बताई गई कुटी प्रावेशिक विधि, मतलब कैसे देना है, आईपीडी बेसिस पे आप पेशेंट को दोगे। मात्रा कितनी बताई गई, 1 तोला से शुरुआत करके धीरे धीरे तुम्हें 1.5 तोला प्रतिदिन बना, आधा तोला प्रतिदिन बनाना है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो तुम्हारा भोजन था उसमें रुकावट ना, मतलब पहले दिन हमने दिया 1 तोला, ठीक है, दूसरे दिन कितना देंगे, 1.5 तोला, अब उसके तीसरे दिन कितना देंगे, 2 तोला। तो 1 तोला से स्टार्ट करना है और आधा आधा तोला डेली बढ़ाना है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो उसकी मात्रा थी भोजन की, जो पहले ले रहा था वो खाना खा रहा था, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, वो पहले एज यूजुअल उसकी डाइट रहनी चाहिए। इसके बाद है ब्रह्म रसायन के लाभ क्या रहेंगे। तो ब्रह्म रसायन प्रयोग करने वाला जो है व्यक्ति रोग रहित रहता है, दीर्घायु और महाबलवान होता है, सुंदर होता है, कांति वाला, और चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बताया गया। तो हमने पढ़ा ब्रह्म रसायन प्रथम और या द्वितीय ब्रह्म रसायन के बारे में हमने यहाँ पे सेकंड बात की। अब हम बात करते हैं च्यवनप्राश, जो आपने रस शास्त्र में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप सेकंड प्रॉफ पास करके आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, च्यवनप्राश में अगर हम बात करते हैं तो च्यवनप्राश में 36 घटक द्रव्य हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप चाहो तो बुक से रेफरेंस में याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट योग हो सकता है च्यवनप्राश। और 36 के 36 घटक द्रव्य कितने लेने हैं, प्रत्येक को एक एक पल लेना है, जल लेना है एक द्रोणी, और इनका क्वाथ बना लेना है ना। तो जो क्वाथ द्रव्य तो उनका क्वाथ बना लेना है, उस क्वाथ में 500 आंवले कपड़े में पोटली बनाकर उसमें उबाल देने हैं। उबालने के बाद उनको निकाल लेना है, ठीक है, उनका जो है पेस्ट बना लेना है। गोघृत चाहिए होता है 6 पल, तिल तेल चाहिए होता है 6 पल, और खांड जो है 50 पल चाहिए होगा। और बाद में इन सबको मिलाना है। परछेप द्रव्य के उसमें जो है क्या चाहिए होगा, हमें मधु 6 पल, वश लोशन 4 पल और पिपली 2 पल। ये आंवला जो है बेसिकली सबको च्यवनप्राश की निर्माण विधि आती होगी। यहाँ पे निर्माण विधि का हमने ज़्यादा डिटेल में बात की भी नहीं है। पहले क्वाथ बनाएंगे, बाद में आंवले जो हैं जिनको हमने उबाला था उनका पेस्ट बनाकर उस क्वाथ में डालकर गोघृत वगैरह डालकर पाक करते हैं मंद अग्नि पर, है ना। अवलेह की जो है कल्पना के जो है निर्माण विधि है उसके तरह उसका निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं मात्रा कितनी होगी, भोजन में अवरोध ना करे। अभी जैसे एज यूजुअल सभी की मात्रा कितनी है कि इतनी मात्रा में लेना है, जितने भी यहाँ पे रसायन बताए गए कि वो इतनी मात्रा में लो कि जो तुम्हारी भोजन में अवरोध उत्पन्न ना करे। च्यवनप्राश के गुण क्या बताए गए हैं, काश, श्वास
के विशेष रूप से नष्ट करने वाला होता है। जो व्यक्ति छत से क्षीण हो गया है, बालक है, उनके अंगों को बढ़ाने वाला होता है। मूत्राशय शुक्र में रहने वाले विकृत दोषों का अपकर्षण करने वाला होता है। कहीं न कहीं जो हमारा रिप्रोडक्टिव है उस पे भी हेल्प वर्क करता है। मात्रा जो है बल अनुसार उतनी देनी चाहिए जिससे भोजन की मात्रा में न्यूनता नहीं है हो, मतलब भोजन की मात्रा जो है उसकी चेंज ना हो, उतना देना चाहिए। च्यवन ऋषि ने प्रयोग किया था तो वो क्या हो गए थे, पुनः युवा हो गए थे और इसका नाम क्या है, च्यवन ऋषि के नाम पर ही च्यवनप्राश पड़ा था। ठीक है, तो 3 हो गए। अब हम बात करते हैं चौथा जो रसायन है वो है हमारा आम्लक रसायन। तो यहाँ पे आम्लकी को जो है उसको अलग-अलग या उसके साथ सेवन करना बताया गया है। जैसे आम्लकी को या तो हरितकी के साथ लो, आम्लकी को या विविधकी के साथ ले सकते हो, हरितकी और विविधकी को भी एक साथ ले सकते हो। यहाँ पे आम्लकी का वर्णन नहीं है लेकिन यहाँ पे फिर भी इसको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आम्लकी, विविधकी और हरितकी को एक साथ ले सकते हो। तो 3 है हमारे पास, त्रिफला जो है या तो उनको 2-2 के कॉम्बिनेशन में ले सकते हो या तीनों को एक साथ ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चारों में से किसी एक योग को गीली पलाश की छाल में बांधकर चारों तरफ गीले छाल लपेटकर गीली मिट्टी में गाड़ देना है। तो क्या करना है, इन चारों में से एक योग लेना है। मान लो आंवला और हरित की ले ली, ठीक है। उन्हें क्या करना है, गीली पलाश की छाल में बांधकर क्या करना है, लपेट के क्या करना है, मिट्टी में गाड़ देना है। मिट्टी में गाड़ने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर से आग लगा देनी है। जब ये सूख जाएंगे तथा चारों जो योग के द्रव्य में से गुठली बाहर निकाल कर फेंक देनी है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, एक योग जो योग तुमने लिया था वो जब उसपे गाढ़ा जिसमें ऊपर आग लगाई तो उसको जब सूख जाएगा उसके अंदर से गुठली वगैरह निकाल कर फेंक देनी है। यदि तोल में अगर ये जो द्रव्य तुमने लिया है, हरित की विद की लिया है या फिर आम्ल की हरित की विद की लिया है, अगर वो तोल में 1000 पल से अधिक हो तो क्या करना है, ओखली में रखकर दही, घृत, मधु, तिलकल्क, तिल तेल और चीनी मिलाकर कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन कराना। तो यहाँ पे कैसा है, ये आईपीडी बेसिस पे बताया गया। प्रयोग क्या है, अगर इसका प्रयोग समाप्त होने पर यवागु आदि सेवन, मतलब जब तुम इसका यूज़ कर लो उसके बाद क्या बताया गया, लघु आहार, मतलब एक तरीके से यवागु आपको सेवन करने के लिए बताया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा चौथा योग कंप्लीट होता है। अब पांचवा योग है हरित के आदि रसायन प्रथम और दूसरा योग है हरित के आदि रसायन द्वितीय, ठीक है। हरित के आदि योग के नाम से, ठीक है। तो हरित के आदि रसायन में क्या करना है, त्रिफला लेना है, पंचपनबून लेना है, इनका क्वाथ बनाना है और इनके क्वाथ में मुलेठी, महुए का फूल, काकोली, छिरकाकोली के केवाच के बीज, जीवक, ऋषभक, कल्क से, मतलब इनमें क्या करना है, क्वाथ बनाए, इनमें कल्क से, विदारीकंद, स्वरस से और 8 गुना गोदूध को गोघृत द्रोणी मिलाकर पकाएं। मतलब क्या करना है तुम्हें, सिंपल सा क्या करना है तुम्हें, सिंपल सा कि जो भी है पहले क्वाथ द्रव्य है कौन कौन से, त्रिफला और पंच मूल का क्वाथ बनाना। उसमें क्या करना है, काकोली, छिरकाकोली, केवाच के बीज, हरि, जीवक, ऋषभक, कल्क, विदारी कंद, ठीक है, इन सबका कल्क बनाना है। जीवक ऋषभक का इन सबका कल्क बनाना है। ये जो कल्क द्रव्य है, क्वाथ द्रव्य, कल्क द्रव्य लेना है और विदारी कंद स्वरस से लेना है। और क्या करना है, 8 गुना गोदूध और गोघृत, मतलब इनका घृत पाक करना है, ठीक है। ये घी मतलब क्या है, घृत पाक कल्पना के अंतर्गत ही आएगा। तो इनकी क्या करना है, जैसे इनमें घृत या स्नेह सिद्धि के लक्षण आ जाएंगे तो उसको उतार के तुम्हें रख लेना है। और इसका जो उपयोग है वो भी कितना है, अग्नि के बल अनुसार बताया गया है, ठीक है। और इसका अनुपान क्या है, पाचन जब पच जाए तो चावल का भात लेना है दूध या घृत के साथ, ठीक है, खाएं तथा बाद में गर्म जल पिए। तो ये बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हरित के आदि योग, या हम कह सकते हैं हरित के आदि रसायन द्वितीय। तो हम यहाँ पे क्या लेना है, आंवले का स्वरस में 100 बार भावित आम्लक चूर्ण लेना है। आंवले के स्वरस में ही जिसको 100 बार मर्दन किया है वो आंवला का चूर्ण लेना है और इस चूर्ण में 1/4 लोहे का चूर्ण मिलाना है, मिला दें और तथा क्या करना है, हरड़, आंवला, बहेड़ा, हल्दी, त्वच आदि इन सबके कल्क पकाकर घी, मधु और दाल, मधु तथा चीनी मिलाकर 1 कश प्रतिदिन प्रातःकाल कुटी प्राविश विधि से सेवन करना है। तो सिंपल क्या करना है, आंवले के स्वरस में 100 बार आंवले का चूर्ण को क्या करना है, भावना देनी है। उसमें क्या करना है, 1/4 लोहे का चूर्ण मिलाना है, हरड़, आंवला, बहेड़ा ये सब मिला, इन सबका कल्क मिलाकर पाक करना है, घी मिलाकर पाक करना है, मधु और चीनी मिला देनी है। तो मतलब ये भी कहीं क्या है, आप कह सकते हो अवलेह या घृत की तरह ही हमारा कल्पना रहेगी, ठीक है। और इसका जो सेवन मात्रा है वो कितना है, 1 कश करना है प्रतिदिन प्रातःकाल में। और इसका जो यूज रहेगा वो कैसे रहेगा, मेथड क्या है, आईपीडी बेसिस पे ही रहेगा, कुटी प्रावेशिक विधि द्वारा सेवन करना। तो ये था हमारा
अर्थ के आदि योग लास्ट 6th योग, और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है पाद 1 खत्म हो जाता है। हम कह सकते हैं चैप्टर 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।